हमें ख़ानदानी राज ख़त्म करना है। चाहे हम मेरा बेटा वो भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, चाहे मेरे भाई होंगे वो भी नहीं आएंगे। जो आपकी सिलेक्शन है, जिसको मैंडेट दे रहे हो, ये अच्छे काबिल लोग नहीं है। जब मैं अपने अब्बू को नहीं बख्श सकता हूँ अगर वो गलत करेंगे, तो पार्टी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हर एक आ रहा है बरकती साहब की बेटी को। क्या इतने सालों से आप लोगों ने उनको पूछा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछी? कोई नहीं पूछता था। ऑफिशियल ने उसको कहा कि ये बड़ी वाली लड़की मुझे पसंद है। उसने कहा बड़ी वाली मेरी है, छोटी वाली मैं नाइट के लिए आपके पास भेजूंगा। आप नाज़रीन मोहतरम, जम्मू कश्मीर की जो सियासत है हर गुजरते दिन के साथ एक नई मोड़ में दाखिल होती है। हमारे जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडरान हैं या वर्कर्स हैं, वो अपनी मौजूदा पार्टीज़ को छोड़कर नई पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे साथ एक वादी कश्मीर का जाना माना नाम डॉक्टर बारी नाइक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप AIP के एक जाना माना नाम था, आप लोकसभा इंतखाबात के दौरान आपने AIP के लिए कैंपेन चलाई है। फिर क्या हुआ ऐसा कि असेंबली इंतखाबात जो करीब आने वाले थे, आपने AIP को खैरबाद किया है? एक्चुअली मेरा एक उसूल है, अगर मेरा भाई मेरे अब्बू गलत होंगे तो मैं उनको सीधे फ्रंट पे बोलूँगा आप गलत हो। और अगर मुझे मतलब कौम के लिए उनसे भी थोड़ा दूरी करनी पड़ी तो मैं वो करूँगा। क्यों? क्योंकि पहले कौम आता है, पहले हमारा अपना कौम आता है। उसकी भलाई के लिए, उसकी बहबूदी के लिए हमें हर एक चीज़ स्टेप उठाना है। अगर कोई भी गलत डिसीजन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अपना हमदर्द भी लेगा तो उसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोलना होता है। जब मैं अपने अब्बू को नहीं बख्श सकता हूँ अगर वो गलत करेंगे, तो पार्टी तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने कैंपेन की, ओप्रेसर थे इंजीनियर रशीद साहब। 2013 से मैं 2024 तक वहाँ रहा। और स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या किया कि उनको पता था डॉक्टर बारी ऑनेस्ट है। वहाँ मैं इंजीनियर रशीद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जेल में थे, उनको कुछ नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। मैंने बहुत बार कोशिश की थी उनसे मिलने की और उनको बताने की कि आपको भी साइड लाइन किया जा रहा था। जब पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहे थे उससे पहले बहुत सारे मतलब जो लीडर है उसके AIP के, वो चाहते थे कि साइड लाइन हो जाए इंजीनियर रशीद भी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैंने NOC लाई उनके लिए, उनके बेटे को उठा के इलेक्शन कमीशन गया। उसके बाद उन्होंने मुझे ही साइड लाइन किया क्योंकि उनको पता है ये ऑनेस्ट है, ये गलत करने नहीं देगा। उसके बाद लास्ट में उन्होंने रोकना चाहूँगी, ऐसा क्या गलत हो रहा था पार्टी में जिसके खिलाफ आप उनके जो वर्कर्स है या लीडरान है उनको बोल रहे हैं? देखिए, उन लोगों ने डिसाइड किया था, जो एक्चुअली इंजीनियर रशीद साहब का मिशन था मैं उसके साथ था। हम लोगों ने पहले ही, अगर आप इंजीनियर रशीद साहब के बहुत पहले बयान देखेंगे कि हमें ख़ानदानी राज ख़त्म करना है। चाहे हम मेरा बेटा वो भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, चाहे मेरे भाई होंगे वो भी नहीं आएंगे। और मैं उस आइडिया के पीछे था, ख़ानदानी राज को ख़त्म करना है और जो जस्टिस है, इक्वालिटी है और जो सच है उसी के साथ मैं चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जब पार्टी में चंद लोगों ने क्या किया, मुझे मेरी इमेज को मतलब डेंट लगाने की कोशिश की। इवन जब मैं अरेस्ट हुआ, पार्टी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा ने कहा कि सीधे हर एक को ये पता है पार्टी में, इन्होंने कहा कि SSP को इन्होंने कॉल किया और ख़ुद अपने आप को बंद रखवाया। आप खुद देख लीजिए उस SSP क्या कर सकता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का SSP कोई बंदा उसको कहेगा मुझे डिटेन करो और करेगा। उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी है प्रिंस परवेज साहब, उन्होंने सीधे कहा ये एजेंसी का बंदा है। अगर मैं एजेंसी का बंदा होता तो मेरे पास पासपोर्ट होता, अगर मैं एजेंसी का बंदा होता तो मैं टर्मिनेट नहीं हुआ होता। अगर मैं एजेंसी का बंदा होता, मेरे भाई एडवोकेट है, उनको अभी भी हाई कोर्ट की लाइसेंस नहीं मिल रही। आप मुझे बता दीजिए, जो भी बंदा ऑनेस्ट होता है उसको ये एजेंसी का क्यों बोलते हैं? अगर मैं आपने क्या किया था ऐसा कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये उन्होंने खुद अपने आप को बंद करवाया? एक ही चीज़ है ना, ईमानदारी है। वो ईमानदार लोगों को नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने ऐसे लोगों को मैंडेट दिया। फॉर एग्जांपल अनवर फावड़ा की ये कहानी है। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मैं विद प्रूफ, मेरी आप चेक कर लीजिए, मेरा वॉल चेक कर लीजिए, उस पर उसको मैंने एक्सपोज किया। उसने एक दिन एक ऑफिशियल ने उसको कहा कि ये बड़ी वाली लड़की मुझे पसंद है। उसने कहा बड़ी वाली मेरी है, छोटी वाली मैं नाइट के लिए आपके पास भेजूँगा। आप खुद सोचिए, अगर कल आप लोग उस जैसे दरिंदे को वोट दोगे तो कितनी इज्जतें लुट जाएंगी। ये ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं क्या? मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे पास हर एक चीज़ का एविडेंस होता है। आप जाके पूछ लीजिए ना कुकरना के लोगों से। इवन उन्होंने क्या किया है, उनके भाई जो है शौकत अली और बाकी, वो तस्करी किस चीज़ की करते हैं, यहाँ के लोगों को बहकाते हैं कि हमारे पास सोना है। वो सोना नहीं होता है, वो उनको टनल के पास पहुँचाते हैं, लालच में आ जाता है यूथ। अनंतनाग का एक मोबाइल शॉप है रमीज़, अगर कहेंगे उसको कॉल भी लगा सकता हूँ, उससे छीना गया 4.5 लाख रुपया। और
बंद करवाया गया, उनको अभी अनवर फामड़ा ने पीटा वहाँ पर कुकरनाग में। और ऐसे दरिंदे और ऐसे गुंडों को आप पार्टी में ला रहे हो तो मैं तो उसके खिलाफ रहूँगा। जो इल्जामात आप लगा रहे हैं बहुत बड़े, क्या कोई सबूत है आपके पास? आप मेरा वॉल चेक कर लीजिए, अनवर फामड़ा वहाँ सर्च कर लीजिए, हर एक चीज़। मैंने उसको कॉल भी उस दिन लगाया, आपके भाइयों ने ये किया, उन्होंने कहा जाओ जो करना है करो। उनके खिलाफ मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की है, लेकिन वो सिर्फ हमेशा क्या चाहते हैं, पॉलिटिक्स के आड़ में वो ये सब क्राइम करते हैं। और वो चाहते हैं कल एमएलए बनूं तो उनका ओरा और बड़ा हो जाएगा और गुंडागर्दी और बढ़ेगी। आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि इंजीनियर रशीद ने जिन अफराद को अपनी पार्टी में मैंडेट दिया है वो करप्टेड है, वो मंशियात फरोश है। मैंने ये नहीं कहा इंजीनियर रशीद ने जिनको मैंडेट दिया, मैंने कहा एआईपी ने जिनको मैंडेट किए। नहीं नहीं, इंजीनियर रशीद बेचारे बंद जेल में थे, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है किस किस को मैंडेट गया। आप मुझे इंजीनियर रशीद के साथ नहीं है, इंजीनियर रशीद मुझे जो वर्कर्स जो लीडरान है उनके साथ मुझे इख्तिलाफ किसी से नहीं है। मुझे हर एक बंदे से इख्तिलाफ है जो गलत करेगा सोसाइटी के साथ। इंजीनियर रशीद ने गलत नहीं किया। नहीं, इंजीनियर रशीद साहब ने गलत नहीं किया, वो जेल में थे, उनको थोड़ी पता है किसको मैंडेट दिया। आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ से सोनावारी से इन्होंने उस ऋषि को उठाया है ना, आप मुझे बता दीजिए जब इंजीनियर रशीद साहब ने बीफ पार्टी की तो इनका बयान अखबार में, मेरे पास अभी भी अखबार कटिंग है, उन्होंने तो इंजीनियर रशीद के खिलाफ बोला। अगर इंजीनियर रशीद साहब बाहर होते क्या वो उसको मैंडेट देते? क्या नज़ीर खान जैसे लोगों को वो मैंडेट देते? क्या अनवर फामड़ा जैसे लोगों को वो मैंडेट देते? नहीं देते। या चाहे हिलाल साहब, वो ट्रक एसोसिएशन का 40 लाख का गपला किया हुआ, अभी यात्रा में बहुत सारे हमारे भाई ड्यूटी थे, उनका पैसा अभी गबन है, वहीं पे है। वो वैसे लोगों को नहीं चाहते थे, वो ऑनेस्ट लोगों को चाहते थे। गलती जो है बाकी लोगों की है, उनने दलाली की है। इवन उनने साउथ कश्मीर के किस बंदे को वो रखा है इंचार्ज, ज़रा उसकी हिस्ट्री पता कर लीजिए। हर एक पुलिस थाने में वो ये ड्रग डीलर है। एआईपी ने बारी नायक को मैंडेट नहीं दिया है, इसलिए बारी नायक ऐसा बोल रहे हैं। बारी नायक कभी लड़ना ही नहीं चाहता है इलेक्शन, टू बी ऑनेस्टली। आप मुझे बता दीजिए मुझे एनओसी कब मिली जो मैं खुद लड़ना चाहता हूँ? मैंने लास्ट में खुर्शीद साहब से वतरगाम चौक है, आप देखिए, मैं हर एक टाइम भी बोलूँगा, 11 बजे रात के मुदस्सिर नज़ीर मेरे साथ थे और इश्तियाक साहब थे, 3 हम गाड़ी में बैठे। मैंने उनसे कहा जो आपकी सिलेक्शन है, जिसको मैंडेट दे रहे हो, ये अच्छे काबिल लोग नहीं है, काबिल लोगों को लाओ। मैंने उनसे कहा आदिल नज़ीर को दे दो, मैंने कहा बरकाती साहब के लिए सीट रिज़र्व रखो, मैंने कहा जो हमारे ये ग्रुप फैमिली से किसी ऑनेस्ट बंदे को, क्योंकि वो सफ़र हो रहे हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक रिजर्वेशन रखो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी और जैनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी बरकाती साहब के लिए रखो, और तब जाके अच्छे अच्छे लोगों को, ट्रेड से ऑनेस्ट लोगों को ले आओ, ट्रांसपोर्टेशन से ऑनेस्ट। साहब कहाँ साउथ को छोड़कर लंगेट में इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, लंगेट में नहीं, मैंने लंगेट में कहा ही नहीं था। इस चीज को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह देखिए उनको नहीं, उन्होंने गलत किया। देखिए क्या हुआ था, पहले मैं बरकाती साहब से, मैं जेल मेट भी हूँ उनका, हमारी बात हुई थी वो जैनपुरा में लड़ेंगे, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हुआ। फिर हमने कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे मैंने बात की है, मैंने कहा मेरा फॉर्म रिजेक्ट करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मत दो मुझे भरना, कुछ नहीं है। लेकिन वो बेचारे 2 मियाँ बीवी जेल में हैं, उनके बच्चे सड़कों पे हैं, किसी को दर्द नहीं दिख रहा है। आज हर एक आ रहा है बरकाती साहब की बेटी को। क्या इतने सालों से आप लोगों ने उनको पूछा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछी? कोई नहीं पूछता था। मैं जाता था उनके घर, आप उनसे पूछ लीजिए। मैं साहब के बगैर भी और बहुत सारे जो लीडरान हमारे जम्मू कश्मीर के, चाहे सियासी है या दूसरे जो स्टोन पेल्टर्स, जिनको स्टोन पेल्टिंग में जो एफआईआर्स दर्ज है वो जेलों में है, तो बरकाती साहब ही। देखिए हर एक बंद है, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा 2019 के बाद कोई बात नहीं करता था, जितने भी हमारे प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मैं हमेशा वीरी साहब की बात करता था, दाऊदी साहब बंद थे, इंजीनियर रशीद साहब बंद थे, जितने भी लीडर्स बंद थे उनकी मैं बंद कर रहा था। और हमेशा यूथ की बात कर रहा था, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, टेम्परेचर 49, उसकी बात मैं हमेशा कर रहा था। आप हर एक वीडियो मेरा चेक कर लीजिए, मैंने कभी बात करना बंद नहीं किया। चाहे मुझे उसके बाद पुलिस स्टेशन मतलब कॉल करते थे, फिर मुझे 2-3 दिन डिटेन किया जाता था, लेकिन मैं बंद नहीं करता था उनकी बात। मैं हर वक्त उनके साथ हूँ, मैं उपरस्त लोगों के साथ हूँ। फिर हमने ये सोचा था बरकाती साहब को जैनपुरा से उठाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्म रिजेक्ट हुआ। फिर ऑनेस्ट ऑफिशियल से मिला हायर अप्स में, उनसे मैंने बेग किया, रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इसको लड़ने दे दीजिए, भले ही मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और ऑनेस्ट ऑफिशियल्स ने बात की हायर अप्स से और बात मानी गई। और इवन हमने जब फॉर्म भरा 2 जगह एक्सेप्ट हुआ। फिर मैंने बरकाती साहब की बेटी से बात की थी, हम एक जगह वापस करेंगे फॉर्म और एक फोकस करेंगे बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी से 8 तारीख की शाम को मैंने अप्लाई किया खुद ही इसके लिए, मूवमेंट के लिए, कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, कंपेनिंग चलाएंगे, तो उसके लिए परमिशन होता है। मैंने अप्लाई किया, 10 तारीख को भी मिला, 11 को भी, 12 को भी। मैंने 10 तारीख को उन बच्चों से कहा चलो हम चलेंगे, उन्होंने कहा ना आज नहीं। फिर 11 को कहा चलो चलेंगे, उन्होंने कहा नहीं। फिर
12 को भी जब कहा तो मैं अचानक न्यूज़ देखता हूँ दिन के 12 बजे वो लैंगेट में थे। मैं शॉक हो गया, ये कैसे। मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने बहुत गुस्सा किया उन पे। मैंने कहा आपको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया गया है किसी बंदे के ज़रिए, आपको क्या ज़रूरत थी। इंजीनियर रशीद साहब ARO नहीं है, RO नहीं है जो आप अपना फॉर्म उनको थमाएंगे। कर सकते हैं आप उस बंदे को यहाँ पे नहीं किनकी तरफ से उनको एक्सप्लॉइट किया गया है? नहीं, वो आप खुद जानते हो, कोई ना कोई पीछे बंदा उनके होगा ही कंटिन्यूअसली जिनने उनको बहकाया। उनको मिसगाइड किया गया। एग्जैक्टली वो तो मैं मानता हूँ, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उनको मिसलीड किया गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये है कि एक बंदा 2 ही जगह फॉर्म भर सकता है, तीसरी जगह कहाँ गए थे वो। और एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर उनको बात ही करनी थी तो मुझे कहना था, मैं रिक्वेस्ट करता इंजीनियर साहब से, कहता कि ये वाली सीट छोड़ दो। इवन चंद सोर्सेज से मुझे ये भी पता चला था कि वो शायद वापस करने वाले थे फॉर्म, या वो वहाँ कंपेनिंग नहीं करते, तो हमारी बात हो जाती उनसे, या मैं महबूबा जी से भी रिक्वेस्ट करता, मैं बाकी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता, वो रिज़र्व करते। लेकिन उन्होंने जब वो ट्रेंड अपनाया, फिर मुझे थोड़ा खटका। मैंने फिर 2 दिन उनसे गुस्सा रहा। फिर मैंने 15 शाम को प्रेस बाइट की कि मैं जाऊंगा वहाँ कंपेनिंग के लिए। मैं उनसे गुस्सा हूँ, मेरी छोटी बहन है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, अब मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ। तो 16 की मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है एक अननोन नंबर से, कहते हैं कि हमने यहाँ डिसाइड किया आप यहाँ मत आओ। मैं सस्पिशियस होता हूँ, वो बच्चे तो नहीं कह सकते। जब मैंने 10 मिनट बाद उस नंबर पे कॉल किया तो सुगरा बरकाती थी, उन्होंने कहा हाँ हमने कंबाइनली बात की। मैंने कहा आप अपने भाई को दे दो, क्योंकि लड़की की आपको पता ही है इमोशंस जल्दी किसी के भी बहकावे में आ सकती है। उसके भाई से मैंने बात की कि आप मत करो, ये पॉलिटिक्स में 1 + 1 11 होता है, 1 + 1 2 नहीं होता है। मेरी वजह से आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, इंशाल्लाह आप जीत जाओगे, मैं मेहनत करूँगा आपके लिए। तो उसने भी जब मना किया तो मैंने उसको ये भी कहा कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है उसकी बातों में बताओ। जब उन्होंने फिर फाइनली मना किया, फिर मैं इसलिए वहाँ नहीं गया। अगर देखा जाए, इंजीनियर रशीद ने खुद यही कहा है कि जो बारी नाइक है वो ऑफिशियली हमारी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं थे। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाइए, वहाँ AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी का नाम ले लीजिए, वहाँ पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है और बाकी ट्रेजरर कौन है। आपको खुद बातें पता चलेंगी। इवन गूगल है, गूगल में सर्च कर लीजिए 6 AIP मेंबर्स डिटेन्ड इन जेल साउथ कश्मीर, वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें शायद मेरा नाम भी है। जब एक बार 2016, 17, 18 में आप कहेंगे डॉक्टर बारी AIP के साथ है, तो आज कहेंगे नहीं है, तो बेस्ट वही जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्यों डिसओन किया है पार्टी से? मैं तो उनसे बार बार कहता था, जब पार्लियामेंट जीता मैंने उनको सीधे कहा मुझे निकाल ही दो। अगर आप लोग मुझे मीटिंग में नहीं बुलाते हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने दूसरे बंदे को मुझे पूछे बिना खड़ा किया, तो मुझे निकाल ही दो। वो नहीं निकाल रहे थे क्योंकि उनमें जो AIP के लीडर्स हैं उनको डेंट लगती कैरेक्टर की, इसीलिए उन्होंने साइडलाइन किया। आज क्या स्टेटमेंट दिया मैंने वो सुना भी नहीं, लेकिन दोस्तों से पता चला उनने ऐसे ऐसे बोला। चलो उनकी मर्ज़ी वो, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट हूँ लोगों के लिए, लैंड के लिए। मुझे सिर्फ ये नहीं है इलेक्शन कंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों के मसाइल, मैं सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हूँ एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिशियन। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता हूँ, मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लोगों की खदमात के लिए पैदा हुआ हूँ। आई लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैंने जॉब खो दिया, मैं 2 साल जेल में रहा, मैं टर्मिनेट भी हुआ लोगों के लिए, और लोगों के लिए मैं अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। आप हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिखा रहे थे कि किस तरह के स्टेटमेंट्स AIP की जानिब से आपके हक में दिए गए थे इससे पहले देखिए 6 AIP वर्कर्स रिलीज्ड फ्रॉम सब जेल अनंतनाग, ऑल सुप्रेसिव मेजर्स विल फेल, इंजीनियर रशीद। ये कब के स्टेटमेंट्स हैं? ये श्रीनगर 11 जुलाई 2018। Dr. Bari Naik and District President Shupian Haji Yusuf were released from sub jail Anantnag after they were arrested while protesting against unabating killing in South Kashmir. पार्टी प्रेसिडेंट इंजीनियर रशीद, पता नहीं शायद वही है। AIP को छोड़ के जम्मू कश्मीर की जो सियासत हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल? मैंने AIP को कभी छोड़ा ही नहीं था, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, उनको ऑनेस्ट लोग पसंद नहीं है, उनको दलाल पसंद है, उनको गौ तस्कर पसंद है, तो उनको मुबारक हो। मेरी अपनी टीम है डॉक्टर बारी फाइट अगेंस्ट करप्शन। मैंने जेल में ये प्लान बनाया था, हम कैसे आज 5-5.5 हज़ार लोग हैं। इवन मुदस्सिर साहब जो बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, मैंने लोगों से उस दिन पूछा, मैंने अपने सोर्सेज से पूछा, जो मेरा पूरा ग्रुप यहाँ है उन्होंने पार्टी तश्कील दी है? नहीं, मैं पार्टी नहीं, मैं सबों को इंडिपेंडेंट लड़ाऊंगा इंशाल्लाह। जो ऑनेस्ट रहेगा उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। सरपरस्ती में ही हो रहा
रहा है ना। हाँ हाँ, सब डॉक्टर बारी के टीम, और ये तो मुझसे भी अच्छे हैं, ये 2008 से काम कर रहे हैं, और इनको पॉलिटिकल गोन्स ने बांडीपुरा में इनने उनको जेल में डाला था जब इन्होंने इतनी मतलब वाइन बाकी चीज़ों को मतलब हैंड ओवर कराया पुलिस के पास, उन्होंने उन लोगों को दबोचवाया, फिर पॉलिटिकल प्रेशर आया, जेल में डाला गया बंदे को। इनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ड्रग के ख़िलाफ़, और मैं तो इनको सल्यूट करता। यूथ तो मुझे आइकन मानता है, लेकिन मैं तो मुदस्सिर साहब को आइकन मानता। इस जैसा ऑनेस्ट बंदा मुझे कहाँ से मिलेगा, आप ही मुझे बता दीजिए। और नॉर्थ कश्मीर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मैं किस तरह का 4-5 response मिल रहा है? बहुत अच्छा यूथ को पता है 19 नंबर है मुदस्सिर अहमद बट, और हमारी विसल यहाँ पर हमें इलेक्शन सिंबल मिला है, हर एक चाहता है इसी को वोट करना। कल मैं बांडीपुरा में गया और बांडीपुरा के यूथ ने वेलकम किया, मैं वहाँ गली कूचा गया कैंपेनिंग करने के लिए। उन्होंने कहा था हमारा प्लान नहीं था वोट डालना, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में हम ठगे गए, इमोशंस हमारे हर्ट हुए, अब हम नहीं डालना चाहते थे वोट, लेकिन आपको देखा, आपकी ईमानदारी को। इवन एक ने सीधे कहा आपकी ईमानदारी को, मेरे घर में 50 वोट है। इवन मेरे साथ जो कंपेनिंग कर रहे थे उनने वो शॉक हो गए, उन्होंने कहा 50 वोट भी कम है, आप क्यों कह रहे हो 50 ही दोगे हमें कि नहीं, 50 भी कम है, मैं 200 की कोशिश करूँगा। मैनिफेस्टो भी होगा जिस पर आप हाँ, मैनिफेस्टो मैंने पहले ही बनाया, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बनाया था, 16 पॉइंट मैनिफेस्टो है। सीधे अगर इंशाल्लाह मतलब बांडीपुरा ने हम लोगों पे भरोसा किया, खास जो यहाँ पर डिस्कस तो यही होगा कि विद इन 6 मंथ्स में करप्शन फ्री वो कॉन्स्टिट्यूंसी करूंगा जिसमें हम जीतेंगे, विद इन 6 मंथ्स ड्रग फ्री, विद इन 6 मंथ्स जो प्राइवेट स्कूल का माफिया होगा वो ख़त्म किया जाएगा। हाँ, मेरे लिए तो बहुत पॉसिबल क्यों नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। और आपने वो तरीका देखा ही है, कितने डॉक्टर्स को जिनको PDP-NC ने सैलरी दी थी 44 साल से, उनको मैंने बेनकाब किया। DSP जो 2019 का रिक्रूटेड है, उसकी फेक डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने तो उसको सिस्टम से ही, वो तो अभी कश्मीर आ ही नहीं रहा है, मैंने किसी को नहीं बख्शा। उतने पटवारी, 2 बैंक आपने देखा होगा जो कुपवारा का है, उसमें तो करोड़ों का घपला था, शुपियन में जो बैंक था करोड़ों का घपला था। उसके बाद वो बाबा डोंगी बाबाज, कितने लोगों को मैंने एक्सपोज किया। आप मुझे बता दीजिए, मेरे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। 1-2 घंटे के बाद और एक डॉक्टर लटकेगा, उसकी आपको रियलिटी पता चलेगी। करना शौक है आपका या कोई मोटिव है इसके पीछे? नहीं, देखिए मैं किस वजह से टर्मिनेट हुआ, सिर्फ इस वजह से मैंने करप्टेड ऑफिशियल की तरह उंगली उठाई थी, उन्होंने मुझे अनलॉफुल में बुक किया। अब मैं ये रास्ता थोड़ी छोड़ने वाला हूँ, ये इससे तो यूथ की आस में है, यूथ टेंशन में। आप मुझे बता दीजिए, हर जगह अभी ओपन मेरिट कैटेगरी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ओपन मेरिट की बात की है। 70% यूथ आज की आस में है, नीट में सिलेक्शन नहीं, SSB में सिलेक्शन नहीं। और जो हैंडीकैप्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हैंडीकैप्ड आप दूसरा एंगल मत लीजिए, जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन है उनकी सिलेक्शन होती है 300 मार्क्स पे, और जो हमारे हैं मतलब ओपन मेरिट कैटेगरी है, उनकी सिलेक्शन होती है 700 में, 650 में। वो क्रीम होता है सोसाइटी का, उसकी उन्होंने कोटा रखा 30%। और जो ऑलरेडी मतलब लैगिंग है 300 वाले, 400 वाले कैटेगरी वाले, उनकी उन्होंने कोटा रखा 70%। इट इज़ जस्टिस? ये तो जस्टिस है ही नहीं, ये तो वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट की, ये तो वायलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसी वायलेशन के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। जो नौजवान नस्ल हमारी है वो आपको आइडियलाइज़ करती है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो नौजवानों में किस तरह के मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस करेंगे या रिड्रेस करेंगे? देखिए, मैंने दूसर में डोर टू डोर कैंपेनिंग की, मैं यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्टली वहाँ मुझे बहुत सारी बहनों का इतना प्यार मिला। एक ने कहा कि नहीं, आप चाय मेरे हाथ की पियेंगे, आप मेरे भाई हो, मैं आपको सोशल मीडिया पे जानती हूँ। मैं शॉक हो गई जब आप मेरे दरवाजे पे आ गई। फिर मैंने उससे लिया प्लेन पानी का 1 गिलास। वैसा ही प्यार कल मुझे बांडीपुरा के मार्केट में मिला, जब लड़कियां मुझे देखती थी, ये हमारा ब्रदर, आई सल्यूट देम, क्योंकि उनको मुझ पे भरोसा है। बस वो भरोसा बहुत ज़्यादा है, किस तरह से उनको एड्रेस करेंगे? मसाइल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत इजी है, मेरी टीम है, और इंशाल्लाह अगर लोग मुझ पे भरोसा करेंगे, मैं इनको रिजॉल्व करके दे दूंगा विद इन सेकंड्स। जिस तरह से देखते हैं हम पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर जो है वो LG रजीम के अंडर है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हाई रेट्स ऑफ ड्रग जो एक्यूज्ड जो लोग नौजवान हैं उनमें मुलविस पाए जाते हैं। तो किस तरह से इन मसाइल को, खुसूसी तौर पर इन मसाइल को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं हर एक राह को जानता हूँ, ये बहुत ईजी है। देखिए, ये जो बेल्ट है हॉर्टिकल्चरल बेल्ट है, यहाँ पर ऑर्गेनिक, इन्हीं से, यहाँ के यूथ से, इतना यूथ 200-300 तो इर्द गिर्द है ये हमारे, इनसे ही पूछता हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र
पर बोरी आपको कितने की मिलती है? 500, 800, 900। मैं आपको वो घर में बना के दे दूंगा और आपको उसकी कास्ट 100 होगी, और जो यूथ उसमें मैं एडजस्ट करूंगा तो उनका एम्प्लॉयमेंट बन गया ना, और 500 जो डिक्लाइन हो गया कास्ट, यूनिट इंस्टॉल होंगे? वो इजीली आप एक गड्ढा खोदो आराम से, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें डाल दो, 1 साल बाद वो खाद बन जाएगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और उस जैसी बेस्ट फर्टिलाइज़र कहीं नहीं होगी। जिस तरह के यहाँ पर पेस्टिसाइड्स है या दवाई छिड़काव जो हम बागात के लिए करते हैं, वो पॉसिबल तो नहीं है ना इससे? वो भी इजी पॉसिबल है। आप 2-3, बताइए। बहुत इजी है। 2-3 जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदे हैं जिनकी इंडस्ट्री यहाँ खुली हुई है, और वो बाहर के अच्छे लोगों के मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र्स है उनको यहाँ आने नहीं देती हैं। उन्होंने एक गुंडा राज मचाया है, इवन उनको एक्सपोज भी किया गया, CIB में केस चल रहा है, उनको बंद करवाओ, नेचुरली हर एक चीज़ हो जाएगा। ये बहुत इजी है, उतना डिफ़िकल्ट हम बात कर रहे हैं, क्या नौजवानों को पॉलिसी मेकिंग में भी आगे आना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था हर एक फॉर्म भरे, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से सिलेक्ट करे 3 यूथ जो ऑनेस्ट होगा, उसको आगे ले आइए। ये NC PDP ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रखा क्या है? ऑनेस्ट वो खिदमत करेगा 5 साल, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं रहेगा, अगर लालच नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंटली वो बहुत काम कर सकता है। अच्छा, जिस तरह से आप अगर देखा जाए पॉलिटिक्स से हट के आपकी एक अलग लाइफ है, सोशल एक्टिविस्ट है आप, जिस तरह से इन क्रिमिनल केसेस को आप एक्सपोज करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आपका शौक रहा है कि इसके पीछे कोई आपका रीज़न है या कोई मोटिव है आपका, और इन केसेस को आप किस तरह से डील करते हैं? देखिए, अगर आप भगवत गीता देखेंगे, चाहे आप ग्रंथ देखेंगे, चाहे बाइबल देखेंगे, या हमारा होली कुरान देखेंगे, हर एक में एक ही चीज़ लिखी है, 2 ही रास्ते हैं, राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। अगर आप राइट ट्रैक पे हैं तो आपको बचपन से ही इनकलकेशन होती है कि समाज में बुराई हो रही है, समाज में छेड़खानी किसी लड़की के साथ होती है तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कोई स्मोकर गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोक कर रहा है तो आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, इवन चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही थी। अब मैच्योर होता गया, बढ़ता गया, फिर PhD भी की, फिर जॉब भी किया, तो ये सब चीज़ें ना एक उबाल की तरह आए, एक वॉल्केनो की तरह मेरे मतलब हर एक रग में है, खून में है, और इन चीज़ों को मैं एलिमिनेट करके रहूँगा। इस चीज़ के लिए कोई रिसर्च टीम रखी है? रिसर्च टीम तो मैं खुद ही रिसर्च हूँ, और टीम है, बहुत बढ़िया टीम है मेरी, 5,500 लोगों की। ये मुदस्सिर साहब भी हमारी टीम के ही है, वरना ये ड्रग पे इतना काम थोड़ी करते। ये हमारी टीम के बहुत बड़े आइकन हैं, हम इनको सल्यूट करते हैं। और ऐसे ही यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो जितनी भी कियास, टेंशन और जो सोशल इविल्स सोसाइटी में है, उनको हम इंशाल्लाह एलिमिनेट। देखिए, मैं आज यहाँ पर बांडीपुरा में बैठा हूँ, मेरी टीम कर रही है। आज 1 घंटे बाद आप देखेंगे हमने कैसे डॉक्टर को एक्सपोज किया और उसके इल रिलेशनशिप्स, और वो कैसे फीमेल फोक को एक्सप्लॉइट करता था, वो सब कहानी आप देखेंगे। जबकि मैं यहाँ हूँ और साउथ से मैंने कैसे कैसे उसके विजुअल्स लिए हैं, वो सब आप आने वाले वक्त 1-2 घंटे में देखेंगे। लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो बारी नायक है वो इस चीज़ का बारी रकम भी कमाते हैं डरा धमका के। मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ 15,000 मिलते हैं। कहाँ से? 2 भाई असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, 5-5 हज़ार, 1 भाई एडवोकेट है, 5 हज़ार। 15,000 पे मैं अपना गुजारा करता हूँ। बहुत लोग मेरे साथ ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, उनसे पूछ लिए, उन्होंने बहुत बार कोशिश की मेरा किराया देने के लिए। जब मैं वो किराया नहीं ले सकता हूँ 10 रुपये किसी का, तो क्या खाक ले लूँगा किसी से पैसे? मुझे किस लिए पैसे चाहिए? आप मुझे देखिए, गाड़ी फटी हुई है, ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फ्रीज़ अकाउंट, मैं अनलॉफुल में बुक हुआ, टर्मिनेट हुआ, फिर फ्रीज़ अकाउंट है, फिर मैं पैसे रखूँगा कहाँ? मेरा पर्स वॉलेट चेक कर लीजिए, उसमें हार्डली 400-500 रुपया होगा, और जो बस उसी से मेरा काम चलता है, क्योंकि मेरी नीड्स ज़्यादा नहीं है, मेरी ख्वाहिशात ज़्यादा नहीं है। लेकिन भाई से मांगना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। जब तक खुद कमाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल अप्लाई किया, वहाँ भी मुझे नहीं मिला। कोई जॉब तो दे नहीं सकता है ना कोई, क्योंकि देशद्रोही हूँ। आज आप नॉर्थ कश्मीर में हैं, नॉर्थ कश्मीर में आप मुदस्सिर साहब को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो जिस तरह से आपने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया है, उस तरह का माहौल यहाँ पर लग रहा है आपको? इंशाल्लाह। देखिए, हर एक यूथ को पता है डॉक्टर बारी कितने ऑनेस्ट हैं, और उनको पता है किसको वोट देना, उनको ये भी पता है पिछले पॉलिटिशियंस ने क्या किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नॉर्थ के लोगों से, 2 कैंडिडेट्स हमने उठाए, आफाक साहब सोनावारी से और मुदस्सिर साहब है बांडीपुरा से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूथ से, मुझे इन 2 में से अगर आप एक को भी जितवा के दे दोगे ना, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नॉर्थ में खड़ी हो जाएगी, जिसके आसना में मैं यहाँ हर एक सोशल इवल को ख़त्म करूँगा। आप लोगों को पता है आजकल
आपको ये भी पता है सोशल मीडिया पे हनी ट्रैपर्स बाकी इन चीज़ों को कोई एमएलए आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इन चीज़ों को सिर्फ एक ही दवा है, डॉक्टर बारी और डॉक्टर बारी की टीम। बैंक के इतने बड़े स्कैम्स पे कल एमएलए पैसे लेगा उस गपले को दबाने के लिए, लेकिन डॉक्टर बारी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर बारी को यूथ चाहिए, डॉक्टर बारी को ज़मीन चाहिए। स्ट्रैटेजिक प्लान रखा है। हाँ, हर एक चीज़ का अलग अलग स्ट्रेटेजिकल प्लान है, आप खुद देख लीजिए। मैं सीधे छोटा छोटा यूथ जो होता है वो जब हनी ट्रैपर्स में आता है तो मैं सीधे उनके घर जाता हूँ, उनके माँ बाप को पहले समझाता हूँ, फिर 2-3 मोहल्ले वालों को भी बोलता हूँ, अगर नहीं मानता है फिर अगर और कुछ गड़बड़ करता है फिर उसको एक्सपोज करता हूँ। उससे डर पैदा होता है सोसाइटी में, और सोसाइटी में एक डर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए ये सोशल इवल्स कंट्रोल होंगे। आपके जो कैंडिडेट है, जिस तरह से आपने कहा कि मुदस्सिर साहब आपकी सरपरस्ती में यहाँ से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बांडीपोरा का जो आवाम है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ के लोगों को मुहैया नहीं है, किस तरह से इन मसाइल पर देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना सुई जैसा काम है। ये बहुत इजी है, आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है अकाउंटेबल बनाना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर कल इंशाल्लाह मुदस्सिर साहब जीतेंगे ना, इनके हाथ में एक पढ़ दे दूंगा। पढ़ किस लिए? जो भी रूरल डेवलपमेंट है गलत काम होगा ये उसी टाइम फोड़ेंगे और उसी टाइम वीडियो को वहाँ बुलाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, हर एक वीडियो डरेगा करप्शन लेने से। उसके बाद इनको मैं भेजूँगा 9 बजे स्कूल में लेट एंट्री जिस भी उस्ताद की होगी ये शिकायत करेंगे, जाड़ियो वहाँ होगा, सीईओ वहाँ आ जाएगा, और विदिन आधे घंटे में एक इतना डर पैदा होगा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक बंदा अकाउंटेबल हो जाएगा, कहीं एक चोरी भी नहीं होगी। आपने देखा होगा आजकल बागात में बहुत सारी चोरियां होती है, मेरी टीम पूरी नाइट वॉच करेगी, चोरों को पकड़ेगी, सोशल मीडिया पे देगी, दूसरे दिन से डर पैदा होगा, एक भी चोरी नहीं होगी। जाते जाते मैं आप से इस बात पर रिएक्शन लेना चाहूँगी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो बीजेपी के प्रॉक्सी है। आपका देखिए, वो आज कहते हैं बीजेपी के 1999 में वो कहाँ पर मिनिस्टर थे, किस पार्टी के साथ थे, आप खुद जानते हैं ना। उसके बाद वो तो मिनिस्टर भी रहे हैं ना बीजेपी में, या इवन वो तो आज कह रहे हैं अगर कल बीजेपी उनको बुलाएगी तो आराम से वो बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हर एक कहता है कि बीजेपी का प्रॉक्सी। मुझे ये बता दीजिए, अगर हम लोग बीजेपी के प्रॉक्सी होते तो मुदस्सिर साहब जेल में रहते, अगर हम बीजेपी के प्रॉक्सी होते तो मेरे भाई को सीधे मिलता ना लाइसेंस मिलती, मेरे और एक भाई को पासपोर्ट मिलता, मैं टर्मिनेट नहीं होता, मुझे तो इलेक्शन ही लड़ने देते। कहते हैं कि एजेंसीज ने उनको वोट तकसीम करने के लिए मैदान में उतारा है, तब मुझे ही वो मैंडेट देते, कहते लड़ो। मुझे तो एनओसी नहीं मिल रही, क्यों हुआ? मुझे एनओसी थोड़ी, मैं देशद्रोही हूँ। अच्छा, जाते जाते इस बात पर भी रिएक्शन लेना चाहूँगी, जिस तरह से नौजवानों की रिहाई की बात की जा रही है, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बात को नकारा है कि जो भी स्टून पेल्टर है या जो भी कैदी है उसको रिहा नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ लोगों को नहीं पता है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ था। आप इन पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए सबसे पहले क्या था वहाँ। सबसे पहले था पीस कमीशन। पीस कमीशन के अंडर उन्होंने कहा था जिसने भी इलीगली किसी को डिटेन करके रखा है अपने मफाद के लिए या इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, उस ऑफिशियल को टास्क पे लिया जाए। वो हुआ नहीं हुआ। जो इलीगली डिटेन है पूरे कंट्री के जेलों में, उनको छोड़ना सबसे बड़ी पॉलिसी यही थी। ये आज से 9 महीने पहले लागू होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस को पता ही नहीं, उनको अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है, वो कैसे प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो चीज़ें लागू करने के लिए। डॉक्टर बारी नाइक की पॉलिसी क्या रहेगी? पॉलिसी यही रहेगी जो उन्होंने किया है, कानून के दायरे में हर एक पॉलिसी है। पहले पीस कमीशन लाया जाए, यहाँ जो भी करप्टेड ऑफिशियल है जिसने किसी को डिटेन किया इलीगली या ग्रेवयार्ड्स में पहुंचाया है इलीगली, उसकी किलिंग की है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और मैं सल्यूट करता हूँ उस डिसीजन पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ इलेक्शन करा दीजिए, उन्होंने कराया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इनको स्टेटहुड वापस दिया जाए। हर एक दाल मतलब गर्म करता है, चाहे कांग्रेस हो एनसी हो, कि हम स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अब हमें जुद्दजहद करनी है, एज सुन एज पॉसिबल उसको लागू करवाना है। बांडीपोरा के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक ही रिक्वेस्ट है, आप बस एक थंब मुझे खड़ा करके दे दीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और उसके बाद हमें वोट दे दीजिए।
1 तारीख को, और मुदस्सिर साहब को जिनका सीरियल नंबर 19 है, विसल है हमारी इलेक्शन सिंबल, उसका बटन दबा दीजिए और इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद देखिए 24/7 डॉक्टर बारी आपके सामने अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ कोई कांड ओपन करूँगा तो ये पॉलिटिकल गोन्स मुझे जेल में डाल देंगे। इस जेल से बचने के लिए आप सिर्फ एक असेंबली मेंबर नॉर्थ में खड़ा कर दे दीजिए ताकि मैं पूरे नॉर्थ में जितने भी करप्शन स्कैम्स हैं उनको ओपन करूँ। ओके, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिक्स में भी ये ज़्यादातर सरगर्म रहते हैं डॉक्टर बारी नायक। आपने खुद भी सुना है कि बहुत सारे मुद्दे उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर थे, उन पर उन्होंने बात की है, और कल किसी और कैंडिडेट के साथ आपको मिलाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए।